नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। पेरिस में मीडिया पर जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद अभिव्यक्ति की आजादी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। जी हां, पेरिस वाले घटनाक्रम में एक संदिग्ध ने जहां सरेंडर किया है, वहीं अभी 2 की तलाश की जा रही है। लेकिन इसके बाद कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जिस मैगजीन पर यह हमला हुआ, उस मैगजीन को पहले भी कई तरह के जानलेवा हमले और धमकी भरी बातें मुस्लिम कई लीडर्स की तरफ से आती रही। बावजूद इसके ये मैगजीन अपना काम करती रही, कार्टून छापती रही। लेकिन कल जिस तरह से 10 पत्रकारों की मौत हुई, उसके बाद एक तबके की तरफ से सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी की भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए, यानी आस्था बनाम अभिव्यक्ति की आजादी, इसके बीच जंग छिड़ गई है। और बड़ा सवाल यही, बड़ा कौन है, आस्था या फिर अभिव्यक्ति की आजादी? कार्टून बनाने वाले को वाजिबुल कत्ल का खिताब मेरठ की अवाम और मेरठ की माँ बहनों ने जो दिया है, उसके लिए 51 करोड़ रुपया और उसके बराबर मारने वाले के बराबर सोने में उसे तोल दिया जाएगा। डेनमार्क में 2005 में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छपने के बाद हुए बवाल के बाद बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी ने साल 2006 में कार्टूनिस्ट का सर कलम करने वाले को 51 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। लेकिन अब याकूब कुरैशी की जुबान बंद है। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स से याकूब कुरैशी ने फ्रांस की पत्रिका शार्ली एब्दो पर हुए हमले के बारे में पूछे जाने पर कहा, जो भी पैगंबर मोहम्मद का अपमान करेगा उन्हें मौत मिलेगी। 51 करोड़ रुपए की वही इनामी रकम अब वो पेरिस के हमलावरों को देने के लिए तैयार है। बुधवार को पेरिस में हमले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। लेकिन इसी के साथ विवाद इस पर भी शुरू हो गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा आखिर क्या हो। वर्ल्ड कम्युनिटी को ये बात भी तय करनी होगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिमिट्स क्या हैं, उसकी हदें क्या हैं, कि क्या आप अपने किसी भी आर्टिकल या कार्टून के ज़रिए से किसी कम्युनिटी के भी मजहबी जज्बात को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मजरू कर सकते हैं और किस हद तक मजरू कर सकते हैं। पेरिस में शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर में कत्लेआम की वजह मैगजीन में छपे कार्टून्स बताए जा रहे हैं। 2011 में भी शार्ली एब्दो मैगजीन में पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा विवादित कार्टून छपा था। कार्टूनिस्टों की हत्या का विरोध तो हो रहा है, साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कार्टूनिस्टों को लोगों को उत्तेजित करने से क्या हासिल होता है। ये समझना कि हम अपनी आज़ादी का उपयोग कर रहे हैं, मेरे कुछ खास समझ में आता नहीं है। ज़बरदस्ती लोगों को उत्तेजित क्यों किया जाता है, जब मालूम है कि हमारे जरा से कार्टून छापने से लोग इतने पगला जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे और कुछ भी कुकर्म कर बैठेंगे। तो अपने को भी संयम रखना चाहिए। देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी ने ट्विटर पर लिखा है कि फ्रांस में आतंकी हमले ने एक संदेश दिया है, क्यों जानबूझकर चिढ़ाएं या उकसाएं, सभ्य बनिए और सबका आदर करिए, लोगों की भावनाओं को चोट न पहुंचाएं। लेकिन आस्था पर चोट का जवाब हिंसा हो, इस पर कोई भी सहमत नहीं है। टॉलरेंस होना चाहिए। आइडियोलॉजी की लड़ाई हम आइडियोलॉजी के लेवल पे लड़ते हैं, कैलाशनिकोव से नहीं लड़ते, AK-47 से नहीं लड़ते। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये किसी भी अमन पसंद समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पत्रकारों पर हमले की निंदा तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये दलील भी है कि ऐसे हमले मुसलमानों पर ज्यादती का नतीजा है। जब से ये वॉर ऑन टेररिज्म शुरू हुई 9/11 के पश्चात, तब से बिना ये सोचे कि कौन मासूम मुसलमान है और कौन गुनहगार है, मुसलमानों को इतने बड़ी तादाद में जान से मारोगे, उनका घर खत्म करोगे, तो इसका तो बैकलैश होगा ही, लाजमी है। पेरिस में आतंकियों ने पत्रकारों की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने कुछ कार्टून छापे थे। फ्रांस के कानून के हिसाब से इस तरह के कार्टून छापना गलत नहीं है। मुस्लिम संगठन तो कार्टून को लेकर वहां की अदालत में केस भी हार चुके थे। तो इस पूरे घटनाक्रम में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ आतंकी हमला हुआ, मीडिया को इसमें निशाना बनाया गया क्योंकि अभिव्यक्ति की जा रही थी विचारों की, और अब सवाल ये कि क्या अभिव्यक्ति की इस आज़ादी पर भी पाबंदी लगाई जाएगी, क्या इसकी भी सीमा तय होनी चाहिए? तो इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि बड़ा कौन है, आस्था बड़ी है या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी?
और सवाल ये भी कि अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी से समस्या है तो क्या उसके लिए आप कत्लेआम करेंगे, खून करेंगे, बंदूकें हाथ में उठा लेंगे? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी साहब हमारे साथ इस चर्चा में हैं। कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, समाजवादी पार्टी से अबू आजमी साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। इमाम साहब, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, मीडिया को निशाने पर लिया गया, अभी इस बात को बीते हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये सवाल किया जा रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी हद होनी चाहिए। ये क्यों कहा जा रहा है? क्या इस सवाल के कोई मायने हैं इस वक्त? यकीनन बिल्कुल बात सही है कि एक लिमिट होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अब उस हद को पार करना, अभी जिस तरह के जो वाक़यात सामने हमने जो देखे हैं, इसकी हम वैसे तो निंदा कर रहे हैं, पूरे दुनिया का मुसलमान इसकी निंदा भी कर रहा है और हम भी इसकी निंदा करते हैं कि ये जो विरोध का जो तरीक़ा है ये गलत था। मगर जिस तरह से उस मैगज़ीन के जो लोगों ने, ये आज ही नहीं, इससे पहले भी लगातार 2 साल से इस पर वो काम कर रहे थे, बार बार उनको वार्निंग भी आ रही थी। जब एक बार वाज़े तौर पे बता दिया गया कि भाई आप इस पर ना करें, चूंकि मुसलमान अपने ईमान पर और अपने रसूल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। वो कोर्ट में गए, मुस्लिम संगठन कोर्ट में गए, वहां से हार गए। इसके अलावा क्या वहां की फ्रांस में तो फ्रांस का कानून चलेगा ना? बिल्कुल यकीनन चलेगा, फ्रांस का कानून चलेगा, मगर इसकी हद ये नहीं हो सकती कि आप किसी के मजहब पर, हमारी देखिए मुसलमान दुनिया का कोई भी हो, नहीं वो सिर्फ लेकिन वो मुस्लिमों पर ही नहीं करते थे इमाम साहब, उन्होंने क्रिश्चियनिटी पर किया, पोप पर किया, उन्होंने अपने चर्च पर किया, जो उनके फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन पर किया, उन्होंने किसी पर भी किया हो, व्यंग करने का। देखिए उन्होंने चाहे किसी पर भी किया हो, दुनिया का कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता इस बात को, मैं आपको वाजे तौर पर कर दूं। मगर उन्होंने विरोध प्रकट किया, उसका तरीका गलत था। तो क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए था, उनको जाके सभ्यता से उस बात को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जब कोर्ट ने उसको नहीं माना था तो वो लोग सब अपने तरीके से प्रेम पूर्वक उस बात को, पूरी चीजों को लेके आनी चाहिए थी। तमाम और बहुत सारी रास्ते हो सकते थे प्यार के, प्रेम के, क्योंकि इस्लाम तो सलामती का मजहब है। कहीं फिर ऐसे में ये आतंकी हमला जस्टिफाई नहीं होता है? जो लोग सुन रहे हैं, जिनके दिमाग में ऐसे रेडिकल आइडियाज हैं, क्या उन्हें बल नहीं मिलता इस बात से कि हाँ, सीमा तो लांघी जा रही है, सो कॉल्ड सीमा को लांघा जा रहा है, तो फिर इसमें बुराई क्या है? आप एक तरफ निंदा कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये मौका भी दे रहे हैं ऐसे सरफिरों को कि वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। इमाम साहब, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि आपने कुछ अहम बातें रखी हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं। सुधांशु जी, इमाम साहब ये कह रहे हैं कि एक हद होनी चाहिए, और जहां तक मुस्लिम समुदाय की बात है, अपने ऊपर ये सब चीजें ये समुदाय नहीं ले सकता है, तो फिर ऐसे में हद होनी चाहिए। हालांकि आतंकवादी घटना जो है वो बुरी हुई, अब इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या वाकई में इस पूरे कृत्य की निंदा कर भी रहे हैं या नहीं। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के 2 पक्ष हैं। एक है अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरा है उस आजादी के ऊपर की गई प्रतिक्रिया। हां, उनके बात के एक पक्ष से कुछ हद तक हम भी सहमत हो सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी की मर्यादाएं अवश्य होनी चाहिए, परंतु मर्यादाओं पर प्रतिक्रिया इतनी भयानक, हिंसात्मक और आतंकवाद के द्वारा हो, इसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत वहां से होती है जब आप असहिष्णु होकर कार्य करना, विचार करना शुरू करते हैं। इनटॉलरेंस अगर आपके आइडियोलॉजिकल मूरिंग का पार्ट हो जाती है, वहां से यह समस्या आती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यदि इस तरह की बात की गई, जो कि मेरे विचार से धार्मिक विषयों के ऊपर संयम बरतना चाहिए, क्योंकि यदि हम समाज के प्रतिनिधि आप में और इमाम साहब में इस मुद्दे पर कोई फर्क नहीं है, संवेदनशीलता के साथ, परंतु एक सीमा होनी चाहिए। इतने किंतु मगर मैं जो एक बात कह रहा हूं, सवाल वहीं आ जाता है। कंचन, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। आस्था जो होता है वो इंडिविजुअल का नहीं, सवाल वहां पे नहीं आता है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अगर इंटॉलरेंस की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ पब्लिक इशू, a private issue and a public issue, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ, बोलिए, पूरी कीजिए बात। देखिए, क्या होता है कि अगर आप रिलीजन के मैटर को लेकर बहुत इंटॉलरेंट हो जाते हैं, तो उस टॉलरेंस की प्रतिध्वनि आज आपको सब जगह दिखाई पड़ रही है, चाहे वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश में हो, या पाकिस्तान के वजीरिस्तान में हो रहा हो,
या वो चेचेनिया में से लेकर सोमालिया में हो रहा हो या इराक से लेकर बोस्निया हर्जोगोविना में हो रहा हो। तो ये भी विचार करना पड़ेगा उस समुदाय को कि इस प्रकार की इनटॉलरेंट व्यवस्था को हम सिर्फ चलिए सुधांशु जी, आप इसको एक समुदाय विशेष से जोड़ रहे हैं, मैं बस स्पष्टीकरण चाहती हूं आपका। एक भी राष्ट्र उसमें, जी हम बिल्कुल बात करें, मौलाना साहब ने जो बात कही है तो उन्हें यह भी आत्मविश्लेषण करना होगा कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है आपके उन मुल्कों में क्यों नहीं चल पाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट इंटॉलरेंस है जिसकी वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था और उससे जुड़े हुए कोई भी आयाम इस प्रकार के मुल्कों में नहीं स्थान पा पाते हैं। ये भी एक समुदाय के इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जो मीडिया के लिए सबसे बड़ी एक चीज है जिसके साथ वो खड़ा रहता है, उस पर आप बहुत सारे किंतु परंतु लगा रहे हैं। अबू आजमी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है। अबू आजमी साहब, इसे एक समुदाय की इंटॉलरेंस के रूप में देख रहे हैं सुधांशु जी, और कह रहे हैं वहीं से जन्म लेता है ये कट्टरवाद जो आगे चलकर कहीं पर भयावह शक्ल लेता है आतंकवाद की। नहीं, मैं इनसे पूछूं सुधांशु जी से कि जब जेम्स लेन ने एक नावल लिखा शिवाजी महाराज की मां को अपमानित करने का, तो जहां नावल रखी थी लाइब्रेरी जला दी गई और महाराष्ट्र सरकार ने जेम्स लेन पर केस किया कि इसे हम अमेरिका से लाएंगे। उसको आज़ादी, अगर हमारे देश में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति पे या धर्म के ऊपर कहीं भी कुछ होता है, हमारे देश में कानून है, हम उन पर मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, उनको जेल भेज सकते हैं, परंतु यूरोप और अमेरिका में वो लॉ नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी नहीं। अबू आजमी साहब, आप जिस लॉ की बात कर रहे हैं, जिस पत्रिका के संपादक मारे गए, जो एक तरह से जिनकी इतनी बुरी हत्या वहां पर हुई है, वो ये बात साफ कर चुके थे कि कुरान के कानून के तहत वो काम नहीं कर रहे हैं। वो फ्रांस में रहते हैं और फ्रेंच कानून के तहत वो काम कर रहे हैं, और कानून के दायरे में रह के ही वो अपने चित्र और अपनी तस्वीरें बना रहे थे, कार्टून बना रहे थे। नहीं, वो बार बार छाप रहे थे, उनको मना किया जा रहा था। अगर वहाँ का कानून सख्त हुआ, वो जेल जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। और अगर वो किसी अरब कंट्री में होते, किसी इस्लामिक, अबू आजमी साहब गलत बात कह रहे हैं आप। देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। इसी देश में अगर शिवाजी महाराज के नाम पर अगर देवी देवताओं को भी एमएफ हुसैन ने नहीं देखिए, हम लोग फ्रांस की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 40-50 लोग छत्तीसगढ़ में मार दिए गए, ये आतंकवादी हमले नहीं है। आप आतंकवादी हमले उसे देखिए, 40-50 बड़े कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ में मार दिए गए, वो आतंकवादी हमला नहीं है। फ्रांस की कानून, देखिए, धर्म के ऊपर, किसी के धर्म पर, किसी के धर्म के ऊपर आप जरा सुन भी लीजिए, ऐसा काम होगा कि धर्म का आदमी बेकरार हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा और पागलपन को ऐसे होशगा डाल दिए। एक मिनट कंचन जी, नहीं, आप कह रहे हैं किसी के धर्म के ऊपर इतना बड़ा आघात होगा कि वो बेचैन हो जाएगा, तो आप फिर इस आतंकवादी हमले को जायज मान रहे हैं क्या? नहीं, जायज तो नहीं मान रहे हैं, जायज कैसे मानेंगे? लेकिन अभी ऐसा होता है, गुस्से में आदमी शैतानी कम कर जाता है, उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। परंतु जो लोग कर रहे हैं, आप अपने आप इतने सारे बयान दे चुके अबू आजमी साहब, जिनका एक विवादों का पूरा पुलिंदा बन गया है, लेकिन हर बार आप कहते हैं कि मेरा पर्सनल व्यू है। तो अबू आजमी साहब, आप भी पर्सनल व्यू बताकर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं? तो फिर दूसरे की अभिव्यक्ति की आजादी पर सीमाएं क्यों? नीम अफजल साहब, आपने अभी जितने मेहमानों से बात हुई उन्हें सुना, सवाल ये उठ रहा है कि एक आतंकी हमला होता है, उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन उसके बीच में जब आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा होनी चाहिए, किसी को आप प्रोवोक मत कीजिए, तो क्या आप ऐसे हमलों को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कहकर? देखिए, मैंने सबकी बात बहुत गौर से सुनी और मेरी बात भी जरा सी आप गौर से सुन लें। मेरा ये मानना है कि किसी भी हालत में इस वाक़े के साथ खड़ा कोई भी नहीं हो सकता है। 12 लोगों की हत्या हुई है, लेकिन और उसमें ज़्यादातर जर्नलिस्ट हैं, 4 लोग शायद अभी बहुत सीरियस कंडीशन में हैं, पता नहीं वो लेकिन नहीं रहेंगे। उसको कंडेम किया है गालिबन हर आदमी ने यहाँ पर, और कुछ सवाल उठाए। मैं ये सवाल नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल इस वक्त वो सवाल उठाने का कोई सवाल नहीं है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जिस नाम पर ये सब कुछ हुआ है, मैं उन्हीं की मिसाल देता हूँ। मौलाना यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे ज़्यादा तो हदीस और कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन एक वाक़या याद दिलाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफिट मोहम्मद साहब और जिस रास्ते से रोज़ जाते थे, वहाँ एक औरत उनके ऊपर रोज़ाना कूड़ा फेंका करती थी और वो कभी रिएक्ट नहीं करते थे। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंका गया
तो प्रॉफिट ने पूछा कि आज ये औरत जो हमारे ऊपर कूड़ा फेंकती थी वो कहाँ है। बूढ़ी औरत थी तो वो बीमार थी। तो प्रॉफिट उनके घर पहुंच गए और जाकर के उसकी इयादत की और ये कहा कि आप आज नज़र नहीं आई, आपने कूड़ा नहीं फेंका, मुझे पता लगा आपकी तबीयत खराब है तो मैं आपको देखने चला आया, और दुआ की उनकी सेहत के लिए। उससे मैं समझता हूं कि 2 पैगाम उन्होंने दिए। पहला पैगाम तो उन्होंने ये दिया कि टॉलरेंस रखना चाहिए और ये हुजूर की सुन्नत है, और दूसरा पैगाम उन्होंने ये दिया कि जो लोग इस्लाम पर या उनके मजहब के मानने वालों पर कीचड़ उछाल रहे हैं उससे कहीं भी इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर कभी भी कोई दाग नहीं आ सकता। ये अलग बात है कि हम लोग इंटॉलरेंट हो जाते हैं और हमको, मैं फ्रांस का वाकया लूंगा, आपने अभी ये बताया कि वहां का कानून इसकी इजाजत देता है, और मैं आपको एक और बात बता दूं, मुसलमानों पर यह फर्ज है कि वो जिस मुल्क में रहते हों और अगर वो माइनॉरिटी हैं तो वहां के कानून की रेस्पेक्ट करना और उसे मानना उनकी दीनी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी दीनी जिम्मेदारी। लेकिन मीम अफजल साहब, आपको लगता है ये सब कहने की बातें हैं, जब धरातल पर हम आते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। देखिए हम लोग जो घटना हुई है उससे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी तो देखेंगे। मीम अफजल साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, नहीं मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा सवाल आपसे मीम अफजल साहब, आपको याद होगा बहुत दूर की बात नहीं है, देखिए बहुत दूर की बात नहीं है, 2012 में सलमान रुश्दी के साथ क्या हुआ। आप लोगों की सरकार थी केंद्र में, आप लोगों की सरकार थी राजस्थान में, लेकिन जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में सलमान रुश्दी पहुंच नहीं पाए, कोई सुरक्षा उन्हें नहीं दी गई, और जिस तरह से उस वक्त एक तरह से ये क्लैरियन कॉल दे दिया गया था कि इनको नहीं भारत आने देना है सलमान रुश्दी को, क्योंकि ये जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। आप लोगों की तो दोनों तरफ सरकार थी, अगर अभिव्यक्ति की आजादी इतनी अहम थी आप लोगों के लिए तो उन्हें आना चाहिए था यहाँ। बढ़ती है, आप ये देखिए, सुनिए, सलमान रुश्दी इंडियन ओरिजिन है, इंडियन नेशनल नहीं है, ठीक है। और जो हमारे एक बड़े आर्टिस्ट थे अहमद हुसैन साहब, वो तो हिंदुस्तानी नेशनल थे, उन्होंने यहाँ देवी देवताओं के ताल्लुक से जिस तरह के चित्र बनाए वो यहाँ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए, उनको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और उनका ध्यान भी वहीं हो गया। तो देखिए इंटॉलरेंस जो है, जायज मान रहे हैं, किसको ठीक है, बहुत अच्छी चीज, ठीक है, चलिए आप इतना तो मान रहे हैं कि अच्छी बात नहीं है, सलमान रुश्दी को रोककर आपने ठीक किया। नहीं अबू आजमी साहब सुनिए, अभी मीम अफजल साहब ने जो बात कही वो सुनिए आपने। मीम अफजल साहब ने पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद का ही उन्होंने एक उदाहरण दिया, और उस पर जो उन्होंने कहा कि वो क्या सीख देते थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? टॉलरेंस की सीख? नहीं बिल्कुल नहीं, टॉलरेंस किसी उन्होंने बहुत दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए ऐसा है कि यही इस्लामिक कंट्री में ये भी कानून है कि अहानत रसूल का अपमान करना, उनकी बेइज्जती करना कत्ल वाजिब है। ये अरब कंट्रीज में है। अगरचे कोई कार्टून सऊदी अरब में, कोई ईरान में बनाकर दिखा दे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वहां तो किसी देश का कानून आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? किसी देश का कोई दिवांग, ये सवाल ये है कि अगर आप कह रहे मानेंगे देश का कानून मानेंगे, लेकिन माने नहीं, आप अरब का कानून पूरे दुनिया पे लागू करेंगे क्या? अमेरिका में रहते थे, उन्होंने एक नाविल लिखा, एक नाविल लिखा उन्होंने, जेम्स लेन ने अमेरिका में हिंदुस्तान में खास केस हुआ। अगर आप माइनॉरिटी में है एक देश में तो आप कानून मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे माइनॉरिटी में होने का मतलब क्या है? बार बार कहीं कहेंगे, कहीं कुरान शरीफ जलाया जाता है, सुनिए, कहीं गाली, एक बात कही, बार बार प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं अपने पास, इनका फोटो बनाया जाता है, कानून तो मानेंगे, जाता है, इस पे कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए। देखिए आप कानून मानेंगे, लेकिन ऐसे वाकयात जन्म लेते हैं, ऐसे वाकयात होते हैं, लॉ में बात करेंगे या वो कत्ल हो जाना चाहिए, ऐसी बात करेंगे। अबू आजमी साहब तो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ये जो कानून मांगते हैं, कानून जिस तरह आप सुन लीजिए, मुझे मालूम है आप क्या कहेंगे। मैं बस ये अपील करूंगी कि आप लोगों का फ्लोर ऑडियो बढ़ा दिया जाए। बोलिए। जी हाँ, देखिए ये जो विधा का जो इस्तेमाल करते हैं, ये कटाक्ष को लिए हुए व्यंग है। अपने आप में ये बहुत मुश्किल काम है। जब आप वाद विवाद करते हैं, आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब आप कटाक्ष करते हैं और कार्टून बनाते हैं, तो एक बहुत मुश्किल विधा में आप खेल रहे हैं, बहुत मुश्किल विधा से आप अपनी बात कर रहे हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस हैं वो
ग्रे नहीं देखते हैं, काला या सफेद देखना चाहते हैं। खत्म करता हूँ बात करता बहुत जो एक्सट्रीम में हमारे लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो भी काला सफेद देखने की कोशिश करते हैं। एक सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर बड़ी चर्चा हुई, दुनिया भर के टेलीविज़न चैनल्स में देख रहा हूँ कि किस तरह से वो कार्टून छापता था, पर उस विधा जो है उसको समझने की ज़रूरत है। उस विधा में अपनी बात कहना आसान नहीं होता, और मेरे ख्याल से जब आज़ादी की हम बात करते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, तो उसमें हमें ये रोक और ये सब कि ये नहीं वो नहीं, ये सब नहीं सोचना चाहिए। वो आज़ादी होती है, उसमें आज़ादी इस बात की भी है कि आप सामने वाले को अपनी बात जिस तरीके से कहना चाहें वो कहें, आपको उसकी आज़ादी है। धर्म के लिए इज्जत होनी चाहिए, धर्म का डर नहीं होना चाहिए। आज हो ये रहा है कि लोग धर्म का डर बनाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि हमारा डर बनाओ, और जो ये धर्म ऐसे जो वाक़े होते हैं वो इसी बात को दिखाते हैं कि धर्म का हम डर बनाएं। इसकी आलोचना भर्त्सना होनी चाहिए, और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो ज़रूर कहेंगे इस बात को कि लेकिन, परंतु, किंतु, क्योंकि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की याद आती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचते हैं। पर हम पत्रकार हैं, और मेरे ख्याल से जितने भी पत्रकार हैं उनको ये बात कही जानी चाहिए। और मैं जापान से लेकर पूरे विश्व के में जितने भी अखबार हैं उनको देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और उनमें सब में इस बात को कहा गया बंधन होना ही चाहिए। आप सुन लीजिए मेरी बात, जब मैं बात को कह रहा हूँ। अबू आज़मी साहब, गाइडलाइंस होती हैं, आपकी इतनी मजबूत आवाज नहीं है, रेगुलेट करती हैं, खुलेआम कुछ नहीं चल रहा होता है यहाँ पर। कंचन आवाज नहीं तो क्या हम बैठे तो टेलीविजन पर हमारी आवाज मजबूत है या कमजोर है? आप क्या बता रहे हैं हमें? छोड़िए, अब सुन लीजिए जरा। अच्छा ठीक है, अबू आज़मी साहब एक मिनट, कंचन गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं, फिर मेरे को शिव शक्ति बख्शी साहब के पास भी जाना है जी, बोलिए। देखिए, इसमें 3 विषय है, मैं इसको जरा इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि लोग एकदम अंधेरे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश में जो कानून है, ये बहुत दुख की बात है कि दो जो कहा जाता है वर्ल्ड्स 2 बिगेस्ट डेमोक्रेसीज, एक अमेरिका और दूसरा भारत। अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति को एब्सोल्यूट बनाया गया। हमारे यहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट था, अभिव्यक्ति जो था वो उस पर कोई आंच नहीं थी। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ पर दुख की बात तो यह है कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को घटा देता है, कम कर देता है। और ये मेरे लिए, मैं इस देश का नागरिक हूं, अब मैं ये खुलेआम कह रहा हूं कि ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी बात जो है, हमारे देश में जो कानून है, यहां पर मुझे सोच के बात करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कानून है कि अगर मैं सोच के बात नहीं करता हूं तो मेरे ऊपर केस हो सकती है। यूरोप में या अमेरिका में ऐसा कोई कानून नहीं है। फ्रांस में या यूरोप में जो मुसलमान गए हैं वो अपना देश छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के गए हैं कि वहां पर उन पर ज्यादती होती थी, उनको खाना नहीं मिलता था, नौकरी नहीं मिलती थी, और वहां जाकर उन्होंने शरण मांगा। वो वहां पर शरणार्थी हैं, और वहां पर जाकर आज अपने धर्म को वहां पर वो थोपना चाह रहे हैं। ये दूसरे तौर पर ये गलत है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, थोपना क्या चाह रहे हैं? वहां के नेशनल है, वहां के नेशनल है। हमारे देश में 300 साल तक यूरोपियन लोग आए, हमारे देश में कब्जा किया, हम वहां गए, उनको वहां पासपोर्ट मिला हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मुसलमान वहां भीख मांगने गए? मुसलमान वहां का नेशनल है, वहां का नेशनल बना है, लेकिन वहां पर वो शरणार्थी बन के गया है। आप सुन लीजिए, वहां का कानून, फ्रांस का कानून चलेगा, आपका शरिया वाला कानून वहां पे नहीं चलेगा। कानून अमेरिका और लास्ट जो बात है, आस्था की बात है। आस्था जो है वो पर्सनल अफेयर है, वो आपका निजी अफेयर है। आप बात कर लो, आप बहस कर लो। आस्था को आप पब्लिक डोमेन में मत लाइए, ना हिंदू को लाना चाहिए, ना मुसलमान को लाना चाहिए। अभी जो है मुझे लग रहा है सिर्फ आतंकवादी घटना जो हुई है उसकी आप शब्दों में निंदा कर रहे हैं, आप खाली दिल से निंदा नहीं कर रहे हैं। आप उसकी बहस की बात आप क्या बोल रहे हैं? आपकी बात तो समझ में आती नहीं है, लेकिन बीच बीच में आप सबको बोलते हैं, आप बात सुनते नहीं है अपनी। जब आपकी बात हो गई कानून के रास्ते से ये दुनिया चलेगी या नहीं चलेगी, या यूं ही मारकाट होती रहेगी? एक मिनट अबू आज़मी साहब, मैं आऊंगी आपके पास, मेरे साथ शिव शक्ति बख्शी साहब भी मौजूद हैं, मैं उनको ले लूं, फिर मैं आती हूं। अमेरिका में भी कानून बदली होना चाहिए। सुन लीजिए जब बात हो रही है, आप अपने पास रखिए। आपके पास आप सोचते रहिए कि अमेरिका का कानून बदलना चाहिए। सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। कहने पर अमेरिका अपना कानून नहीं आप तो किसी का भी कानून बदल देंगे, आप अपने घर का बदल सकते हैं, सिर्फ आप बहस करते रहिए, यही सब होता रहेगा फिर। हाँ तो ठीक है, आप डराते रहिए। यही तो सवाल उठता है कि क्या ये एक तरह की इंटॉलरेंस है जिसकी बात हम लोग यहाँ हर धर्म ने किया है,
आप घर में दिया है। अगर कोई कह रहे हैं कि अगर कोई एमएफ हुसैन, अगर एमएफ हुसैन जैसे लोग, अगर एमएफ हुसैन जैसे लोग कोई मूर्ति बना देंगे तो हमारा हिंदू भाई नाराज होगा, जरूर होगा। शिव शक्ति बख्शी साहब, आप एक पत्रकार भी हैं, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी इस चर्चा में। अबू आजमी साहब कह रहे हैं ऐसे ही होगा, जरूरी है, ऐसे ही होगा। अगर एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स जलती हैं, अगर एमएफ हुसैन को देश निकाला करके कतर भेज दिया जाता है तो फिर ऐसे ही होगा। शिव शक्ति बख्शी साहब, नहीं देखिए, एमएफ हुसैन का मामला लगभग पूरी तरह अलग है। अच्छा। और यदि आप देखेंगे कि मामला जो, देखिए यहाँ मामला को घालमेल किया जा रहा है। अच्छा। अभी जो ये पूरी बहस चल रही है, इस बहस का असल में शीर्षक होना चाहिए आस्था बनाम अंधश्रद्धा। एक तरफ तो आस्था है, दूसरी तरफ अंधश्रद्धा है। और अभिव्यक्ति की आजादी, ये जो घटना घटी है फ्रांस में घटी है, और फ्रांस का जो कानून और फ्रांस का सेकुलरिज्म, अब फ्रांस का सेकुलरिज्म किस तरह का है, वहां पर यहां तक कि बैन है कि आप पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजियस सिंबल भी नहीं कर सकते। तो फ्रांस का कानून, वहां की अभिव्यक्ति की आजादी, वहां का समाज और वहां पे उठते हुए प्रश्न। लेकिन जो मूल प्रश्न ये है कि क्या किसी एक समुदाय विशेष की जो मान्यता है, उसके जो विश्वास या उससे जुड़े हुए प्रश्न, क्या वो पूरे विश्व पे थोपेगा? अभी जैसे कि इस बहस में बात आई और अबू आजमी साहब ने कहा कि अरब में तो कत्ल कर दिया जाता है यदि कोई मोहम्मद का फोटो बनाए, तो क्या आप अरब का कानून पूरा विश्व पे लगाना चाहते हैं? क्या फ्रांस में यदि कुछ छपता है तो अरब का कानून वहां लागू होगा या फ्रांस का कानून चलेगा? आप एक ऐसे विश्व में नहीं रह रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में नहीं रह रहे हैं कि वहां पर एक तरह के कानून और एक तरह के लोग और एक समाज के लोग रह रहे हैं। हर समाज, हर समुदाय की अलग अलग मान्यता है, यहाँ पर विविधता है। तो उस हिसाब से किसी भी धर्म और उसको मानने वाले सवाल का लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। यहाँ बात इंटॉलरेंस की भी हो रही है। जब अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा बांधी जाती है तो कोई भी बांधेगा। वो अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा तो तब भी बांधी गई जब पीके फिल्म रिलीज हुई थी। उसमें बंदूक लेके किसी का कत्ल नहीं किया गया, लेकिन तोड़फोड़ की गई, वायलेंस हुई, हिंसा हुई। जो आप बात बार बार इस बहस में लाया जा रहा है सलमान रश्दी और एमएफ हुसैन, देखिए सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन का मामला अलग है। एमएफ हुसैन को किसी ने देश निकाला नहीं दिया, वो खुद जाके कतर में रहने लगे। यहाँ पे उनको बचाने वाले भी लोग थी, उनकी आलोचना हुई। आलोचना होना विजय, क्या वाकई में ये मामले अलग अलग हैं? बंधन नहीं डालते? नहीं, नजरिया सबका, अपने अपने चश्मे से अभिव्यक्ति की आजादी को देख रहे हैं, उसकी हदें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जो हद की बात कर रहे हैं तो हद, पहली बात तो तय कौन करेगा और हद कौन सी होगी? मान लीजिए सारे पत्रकार कहते हैं हिंदू संगठनों से और मुस्लिम संगठनों से कि हमें एक गाइडलाइन दे दीजिए आपके हिसाब से, तो उसमें एक संगठन की हद और दूसरे संगठन की हद, उसमें कितना फर्क है? विजय जी नहीं, ये नहीं किया है। अरे में जो हुआ वो सिर्फ इसलिए भारत में उसकी हद तय है कि हद क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक करके। मीम अफजल साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी अफजल साहब, अब आपको रोक दे कोई तो आप बोल पाएंगे क्या? मैं जो कह रहा हूं, विजय जी कह रहे थे उसकी हद क्या होनी चाहिए। हद तो तय है बाकायदा भारत के अंदर, दफा 153A है, उसके तहत आप किसी के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचा सकते, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इसलिए एक हद तो तय है। उस हद से जब आप आगे बढ़ते हैं तो कानून का इतलाक होता है। फ्रांस में अगर वो नहीं होता है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप वहां प्रोटेस्ट करें और कहें कि भाई हमारा भी हाथ में लिया जाता है। कानून तो देश में, हमारे देश में भी लागू है, लेकिन थिएटर अगर ये तजाद होता है, का मामला हो चाहे इमाम हुसैन का मामला हो, तो कानून तो लोगों ने अपने हाथ में लिया है। बिल्कुल, ये तो कानून हाथ में और लेना है। पॉलिटिकल पार्टियों ने बुलाया उसे, तब किसी को 153 याद नहीं आता। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन आप इसको भी मान लीजिए कि जो सलमान रुश्दी साहब ने किया या तस्लीमा नसरीन ने किया, वो हिंदुस्तानी कानून के तहत उसकी इजाजत शायद नहीं मिलेगी अगर उसका गहराई से जायजा लेंगे। और एमएफ हुसैन साहब ने जो किया था उसकी भी इजाजत नहीं मिलेगी 153A के तहत। लेकिन हमारे यहाँ लोग भड़क जाते हैं, कानूनी कार्रवाई यहाँ होती नहीं है। वो 153A जो कानून है वो कानून गलत है। किसी भी कोई भी ऐसा समाज हो जो स्वाधीन हो,
फ्री हो, डेमोक्रेटिक हो, प्लूरल हो, ओपन हो। अब आप अगर मैं कहूँ कि फ्रांस का कानून गलत है तो फिर आपको बड़ा एतराज होता है। नहीं, मैं ये कहती हूँ मीम अफजल साहब, कंचन जी, मैं आपसे कहूँ 153A तो गलत है आपकी नजर में, सही बोल रहे हो। नहीं मीम अफजल, अगर मैं कहूँ फ्रांस का कानून गलत है फिर आप क्या कहेंगे? नहीं मीम अफजल साहब, आप लोग ऐसे कानून बनवाइए और रिपब्लिकन लॉ फॉलो करता है। भारत की ये ट्रेजेडी है कि भारत अपने आप को रिपब्लिक कहता है लेकिन 153A रखता है। नहीं, दूसरी बात यह है कि ठीक है, वो कंचन गुप्ता अपनी बात इसमें बता रहे हैं, वो अपना मत दे रहे हैं। सवाल ये है कि आप जाके यूरोप में रहिए ना, फिर आप लेकिन अगर पब्लिक प्रॉपर्टी खराब कर रहे हैं तो ये तो कानून से बाहर जाने की बात है ना। तो कानून, आपको हर बुराई भारत में नजर आती है कंचन जी। सुधांशु जी बहुत, आप कौन होते हैं किसको भेजने वाले? ये मेरा देश है, मेरा आप कौन होते हैं किसी को भेजने वाले? कंचन जी को आपकी बुरा लगता है, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप किसी को भी कहीं भेज आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो इसका मतलब ये क्या मतलब, ये क्या तरीका हुआ आप किसी को वहां जाके रहिए वो बोलते हैं आप? कुछ भी लिख रहे हैं तो आप गाली दीजिए फिर। ठीक है, एक मिनट मीम अफजल साहब, गाली क्या होता है? रोते क्यों हैं आप? जी मीम अफजल साहब, आप दोनों ने अपनी बातें रखी, हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा कौन आप तय गाली भी करेगा? दे सकते हैं ना, आपको आजादी है जब आप कानून को नहीं मान रहे हैं। आप कहते हैं भारत में जो कानून ऐसे मत बात कीजिए, आपको मालूम है, कुतर्क मत कीजिए। ठीक है आपके लिए। मीम अफजल साहब, वो एक उन्होंने अपनी बात कही, आपने अपनी बात रखी, मुझे आगे बढ़ना होगा सर, चर्चा है ये। सुधांशु जी बहुत देर से अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सुधांशु जी बोलिए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, कानून और रिएक्शन इन दोनों को हम अलग नजरिए से देखें। अभी आप देखिए, अभी एक बसपा के नेता ने 51 करोड़ के फतवे देने की बात कही है, और ये सज्जन जो आज बसपा में है, हाजी याकूब कुरैशी, जब डेनिस कार्टूनिस्ट के विरुद्ध फतवा दिया था, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे। तस्लीमा नसरीन का सर काट दिया जाएगा, ये बोलने वाले ओवैसी जी भारत की संसद आप राजनीति शुरू कर दिया आपने। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या मतलब है? आप राजनीति क्यों कर रहे हो? मुझे पूरी बात करने दीजिए ना। देखिए, आप हस्तक्षेप मत करिए। अबू आजमी जी, आपके नेता मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि सिमी एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बैंड है। आपके नेता मुलायम सिंह यादव ने अक्टूबर 1990 में कहा लखनऊ की रैली में कि अगर मुस्लिम इलीगल वेपन्स भी रखते हैं तो गलत है, ये जो वो सही है। यानी इस प्रकार की राजनीति जो बढ़ाई गई है, और एक अजीब तर्क मुझे यहां पे देखने को मिल रहा, माइनॉरिटी में है तो हम मानेंगे, तो मेजॉरिटी में है तो नहीं मानेंगे क्या? अरे याद करिए शाहबानो का केस, क्या आपने नियम नहीं बदला? सर्वोच्च न्यायालय का नियम बदला गया। मुझे देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा था, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। न्यायालय निर्णय देता है और आप ये कहते हैं कि एक विधवा औरत को या तलाकशुदा औरत को मुआवजा लेने का हक नहीं है क्योंकि धार्मिक भावना पे ठेस पहुंचती है। अगर उस नजरिए से देखें तो हिंदू धर्म में तो तलाक का प्रावधान ही नहीं है। 7 जन्मों का साथ माना जाता है, फिर भी हम मेजॉरिटी है। इमाम साहब, सवाल ये है कि अगर किसी धर्म को, किसी बात पर या कुछ लोगों को बुरा लग रहा है तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर वो सीमा बांधेंगे? देखिए, मैं एक वाकया आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह से हमारे मीम अफजल साहब ने भी एक एग्जांपल दिया था, मोहम्मद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, एक बार वो कहीं जा रहे थे तो किसी ने, एक बच्चे ने उनके ऊपर एक पत्थर मारा और पत्थर उनके इतना तेज सर पे लगा, तो फिर उन बच्चे को पूछा कि बेटा ये तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मेरे बाप ने कहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे बाप का हुक्म है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उस बच्चे को माफ किया। तो मेरा मकसद ये है कि इस्लाम के अंदर जितनी भी जो भी जंगें भी हुई, उसके अंदर सारी जंगों पर सारी डिफेंसिव जंगें थी, एक भी जंग ऐसी नहीं रही कि जिस पे उन्होंने खुद हमले किए हों। तो इस्लाम तो पीस का मजहब है, सलामती का मजहब है दोस्तों। लेकिन फिर मगर आज के हालात क्या में जिस तरह से ये हम जो देख रहे हैं, हम इस देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इस्लाम के मामले में पूरी दुनिया का कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो अपने रसूल पर और अपने कुरान पर और अपने इस्लाम पर कोई कंप्रोमाइज कर ले, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है। तो मेरा इसमें कहने का मतलब यह है कि मगर जिस तरह की जो चीजें जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, प्रोटेस्ट का जो तरीका था, उन्होंने जिस तरह से हत्याएं की हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसकी हमने पूरे हिंदुस्तान में निंदा की है और इसके लगातार हम इसके खिलाफ भी हैं। नहीं, लेकिन जो बात अबू आजमी साहब कह रहे हैं वो तो कंचन जी बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं। अबू आजमी, और संक्षेप में चाहूंगी, वो कह रहे हैं कि आप ऐसे धर्म का अपमान करोगे तो फिर यही होगा। नहीं, अबू आजमी का पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर उनको मैं मानता हूं, हाँ, कि उनका पूरा अधिकार है कि वो जो मर्जी कहे, लेकिन ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं उनको ये बात कहूं कि आप जो कह रहे हो वो आप गलत कह रहे हो, और ऐसे बातें करना
ना केवल धर्म के खिलाफ है, लेकिन सलमान रश्दी का नाम यहां पर लिया गया। उनका जो स्टेटमेंट आया है इस हत्याकांड के बाद, उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक सेंटेंस यूज किया है कि रेस्पेक्ट फॉर रिलीजियन इज बिकमिंग फियर ऑफ रिलीजियन। और अगर आप चाहते हैं कि धर्म के बारे में लोगों को भय हो, तो आप अपनी बात कहते रहिए, लेकिन अंत में ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 में से 100 लोगों को डर हो जाएगा और वो कहना बंद कर देंगे। आप सबका मुंह बंद नहीं कर पाएंगे, आप चाहे जो भी। मीम अफजल साहब इस पे कुछ कहना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में। मीम अफजल साहब, मजहब का डर क्या ये अब सीमा बनाएगा अभिव्यक्ति की आजादी पर? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा अभिव्यक्ति की आजादी, वो अपनी जगह है। हर इंडिविजुअल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी आजादी वहां तक है जहां तक दूसरे की आजादी पर हस्तक्षेप ना हो। अगर उनको ये इख्तियार है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, जैसे अभी कंचन जी कह रहे थे, अगर वो ये समझते हैं कि मजहब पर चलने वाले लोग गलत हैं, उनका अपना सोच हो सकती है। मुमकिन है उनके बारे में मजहब पर चलने वाला ये सोचे, तो उसे भी इस बात की आजादी होना चाहिए कि वो कहे कंचन गुप्ता जी ये मजहब को नहीं मानते हैं, तो वो भी गलत है। तो इतनी रेस्पेक्ट तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर आप ये रेस्पेक्ट सिर्फ एक तरफ से डिमांड करोगे और दूसरी तरफ वाले से कहोगे कि आप हमारी बात को मानो, चूंकि कानून ऐसा कहता है, तो दूसरा नहीं मानेगा तो आप लोग गड़बड़ करते हैं, तो गोलियां मारोगे और फिर उसकी सजा भी मिलती है। आप लोग गड़बड़ करते हैं। अब ये तो मैं कहूँ फ्रांस वाले केस में तो जान दे दी उन्होंने, तो ये सजा मिली उन्हें। उसका नतीजा ये है, आप लोग गड़बड़ करते हैं। मीम अफजल साहब, आप लोग गड़बड़ करते हैं। नहीं, आप लोग जो है काम करते नहीं है, आप लोग दुकान लगा लेते हैं और आप अपनी दुकान में आप अलग अलग ये धर्म को ले आते हैं। दुकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मों की दुकानदारी, मीम अफजल साहब, नेताओं को धर्मों की दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब ये दुकानदारी करते हैं तो आप उसमें अपना रंग घोलते हैं, धर्म को खराब करने की कोशिश करते हैं। और आप सबको, खासतौर पर ये अबू आजमी है, इनको जरूर कुरान दोबारा पढ़नी चाहिए जाकर। अब आपको पता चलेगा उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप जो अभी कह रहे हैं वो उसके खिलाफ जा रही हैं। आप किसी को कहीं भेज दे रहे हैं, किसी को कुछ कर दे रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और मैंने कुरान पढ़ी हुई है आपकी, अच्छी तरह मुझे मालूम है, लेकिन मैं जमीनी हकीकत कह रहा हूँ, टेलीविजन पर बहस बता रहा हूँ। आप लोग छोड़ दीजिए, जितने राजनेता हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग धर्म का रिश्ता धर्म से छोड़ दीजिए। अपना धर्म घर में रखिए, अपने दिल में रखिए, धर्म को अपने दिल में रखिए, मत कीजिए। अबू आजमी साहब, ये कहना कि पूरी दुनिया में कानून बनना चाहिए, अमेरिका और यूरोप में भी बनना चाहिए, क्या ये एक तरह का इंटॉलरेंस, असहिष्णुता नहीं है? सुधांशु जी, बनना ही चाहिए। कोई मजहब के खिलाफ इस तरह का अपमानित बयान देगा, अपमानित फोटो छपेगा, तो इस तरह से लोग मिलकर बात भड़केंगे। इसे रोकना ही चाहिए। और दूसरी बात, हमारे देश में कानून है। अरे भाई, जब आप बोल रहे थे मैं बोल रहा था, ये आपका कौन सा तरीका? तो इस तरह भी टॉलरेंस का हिस्सा है। सुधांशु जी, बहुत संक्षेप में। आपके अंदर क्या सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए कानून बनना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं लोग न करने जो बात अभी कही गई कि राजनीतिक लोग जो है किंतु परंतु की बात कर देते हैं, इस देश में धार्मिक कट्टरता बढ़ती क्यों है? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। केरल में मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 90% मुस्लिम हो गए हैं। वहां पर उन्होंने विवाह की आयु 18 से घटा के 16 कर दी। केरल की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये क्या तरीके हैं? वही तो सवाल है। सरकारें भी शायद वोट बैंक की राजनीति के लिए एक तरफ झुक जाती हैं और फिर इसका सबसे बड़ा जो हमला और निशाना होता है वो होता है अभिव्यक्ति की आजादी, वो प्रेस की हो, वो लेखकों की हो या किसी की भी हो। चर्चा में हमारे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।